ऑटो अडुल्फ 5 बच्चों में सबसे बड़ा 1906 में जर्मनी के एक कैलूस प्रोटेस्टेंट खानदान में पैदा हुआ। इसके वालिदैन खातून थी। बड़ा एडुल्फ 1913 में लनस्टरामवे एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी के कमर्शियल मैनेजर के ओहदे पर फाइज होने के लिए लनस की। 1916 में मारिया की मौत के बाद एचमैन के वालिद ने मारिया जावरजल से शादी की, जो एक दीनदार प्रोटेस्टेंट थी जिसके 2 बेटे थे। 1925 से 1927 तक उसने एजी रेडियो कंपनी में सेल्स क्लर्क के तौर पर काम किया। उसके 1927-1933 आइकमैन वैक्यूम ऑयल कंपनी एग के डिस्ट्रिक्ट एजेंट के तौर पर बालाई, ऑस्ट्रिया और साल्ज़बर्ग में काम किया। इस दौरान वो हरमन हर्टल की दाएं बाजू के साबिक फौजियों की तहरीक के नौजवानों के हिस्से में शामिल हुआ और नाजी पार्टी के शाये होने वाले अखबारात को पढ़ना शुरू किया। पार्टी के प्लेटफॉर्म में जर्मनी में जमहूरिया वेमार की तहलील, मुआहदा वर्साई की मुखालिफ शामिल थे। इन्होंने एक मजबूत मरकजी हुकूमत, जर्मन बाशिंदों के लिए रहने की जगह में इजाफा, नस्ल की बुनियाद पर एक कौमी बरादरी की तश्कील और यहूदियों के फ़ाल जबर के जरिए नस्ली सफाई का वादा किया, जिनसे उनकी शहरियत और शहरी हुकूक छीन लिए जाएंगे। जनवरी 1933 में जर्मनी में नाज़ियों के इक़्तिदार पर कब्जे के चंद माह बाद वैक्यूम ऑयल में अमले की कमी की वजह से एचमैन अपनी मुलाजमत से हाथ धो बैठा। नाजी पार्टी पर उसी वक्त ऑस्ट्रिया में पाबंदी लगा दी गई। ये वाक़यात एचमैन के जर्मनी वापस आने के फैसले के अवामिल थे। 1934 तक आइकमैन ने डेकाओ में फौजी तरबियत और खिदमत की यकजहती से बचने के लिए एसएस की आइकमैन एसटी, जो इंतहाई मकबूल साबित हुई। मेहमानों में हरमन गॉरिंग, हेनरिक हमलर, कार्ल्टन बरूनर और बैरन लेवपोल्ड वॉन मिल्डनस्टाइन शामिल थे। मिल्डनस्टाइन ने आइकमैन को उसके बर्लिन हेड क्वार्टर में अपने यहूदी महकमा एसडी के सेक्शन 2-112 में 1934 में दी गई थी। बाद में इसने उसे अपना बड़ा वक्फा समझा। इसे सहीवनी तहरीक और मुख्तलिफ यहूदी तंजीमों का मुताला करने और रिपोर्टें तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसने सहूनी और यहूदी मुआमलात में एक माहिर के तौर पर शोहरत हासिल की। आइकमैन को 1936 में सेकंड लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई। एचमैन ने 1937 में चरच छोड़ दिया। नाजी जर्मनी ने यहूदियों को जर्मनी छोड़ने पर मजबूर करने के लिए 1933-1939 के दरमियान मुल्क के 4,37,000 यहूदियों में से तकरीबन 2,50,000 ने हिजरत की। आइकमैन ने 1937 में बरतानवी लाजमी फ़लस्तीन का सफ़र किया ताकि जर्मनी के यहूदियों के रज़ाकाराना तौर पर इस मुल्क में हिजरत करने के इम्कान का जायज़ा लिया जा सके। वहाँ उनकी मुलाकात हैगना के एक एजेंट फीवल पोक्स से हुई, जिसके साथ वो मुआहदा करने से कासिर थे। पोल्कस ने तजवीज़ पेश की कि हवारा मुआहदे की शराइत के तहत मज़ीद यहूदियों को जाने की इजाज़त दी जाए। हर एक को अपने साथ 1,000 पाउंड ले जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो इमिग्रेशन की कम महदूद शक्ल के तहत फ़लस्तीन में दाखिले के लिए हल हों। इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। हैगन ने अपनी रिपोर्ट में 2 वजूहात बताई। फ़लस्तीन में यहूदियों की मजबूत मौजूदगी उनकी एक आज़ाद रियासत के क़याम का बाइस बन सकती है, जो रीफ़ की पॉलिसी के खिलाफ होगी। ये यहूदी दारुल हुकूमत की आज़ादाना मुंतकिली की इजाज़त देना भी रीफ़ की पॉलिसी के खिलाफ थी। आइकमैन हागन से इनकार के बाद इन्हीं दाखिले से रोक दिया गया। उनके दौरे के बारे में उनकी रिपोर्ट 1982 में शाये हुई थी। 1938 में आइकमैन को ऑस्ट्रिया से यहूदियों की हिजरत को मुनज़्ज़म करने में मदद के लिए वियना में तैनात किया गया था, जो हाल ही में अंशलूस के जरिए रीफ में जम हुआ था। यहूदी कम्युनिटी तंजीमों को एसडी की निगरानी में रखा गया था और इन्हें यहूदियों की हिजरत की हौसला अफजाई और सहूलत फराहम करने का काम सौंपा गया था। फनडंग दूसरे यहूदी लोगों और तंजीमों से जब्त की गई रकम के साथ साथ बैरून मुल्क से मिलने वाले अतियात से हासिल की गई, जिन्हें एसडी के कंट्रोल में रखा गया था। आइकमैन को जुलाई 1938 में फर्स्ट लेफ्टिनेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई और वियना में यहूदी हिजरत के लिए सेंट्रल एजेंसी में मुकर्रर किया गया, जो प्रिंस यूजन स्ट्रासे 20-22 पैले अल्बर्ट रोथशील्ड के एक कमरे में बनाया गया था। मई 1939 में जब वो वियना से निकला तो तकरीबन 1 लाख यहूदी कानूनी तौर पर ऑस्ट्रिया छोड़ चुके थे और बहुत से लोग फ़लस्तीन और दीगर जगहों पर समगल हो चुके थे।
1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमले के चंद हफ्तों के अंदर यहूदियों के लिए नाजी पॉलिसी रज़ाकाराना हिजरत से जबरी जलावतनी में बदल गई। पिछले हफ्तों में हिटलर के साथ बातचीत के बाद सितंबर 21 को एसडी के सरबराह SS रेनहार्ड हाइडर्च ने अपने अमले को मशवरा दिया कि यहूदियों को पोलैंड के ऐसे शहरों में जमा किया जाए जिनके साथ अच्छे रेल रवाबित हैं, ताकि जर्मनी के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से उनकी बेदखली की सहूलत फराहम की जा सके। वो इलाके जो रीफ में शामिल किए गए थे। इसने जनरल गवर्नमेंट में रिजर्वेशन बनाने के मंसूबों का ऐलान किया, जहां यहूदी और दीगर नापसंदीदा समझे जाने वाले मजीद मुल्क बदरी का इंतजार करेंगे। वहीं हिजरत का दफ्तर कायम करने में मदद के लिए पराग में पोस्टिंग के बाद 1939 वो गेस्टापो के सरबराह हेडरक और हेनरिच मोलर के मातहत पूरे रीफ के लिए यहूदी हिजरत के लिए रीफ के मरकजी दफ्तर की कमांड करें। इसे फौरी तौर पर मोरावी के जिला ओस्टरावा और पोलैंड के हाल ही में अलहाक शुदा हिस्से के जिला काटोविस से 70,000 से 80,000 यहूदियों की जलावतनी का इंतजाम करने का काम सौंपा गया। अपनी ही पहल पर आइकमन ने वियना से यहूदियों को जलावतन करने का मंसूबा भी बनाया। निस्को प्लान के तहत आइकमन ने निस्को को एक नए ट्रांजिट कैंप के लिए जगह के तौर पर चुना, जहां यहूदियों को किसी और जगह जलावतन करने से पहले आर्जी तौर पर रखा जाएगा। अक्टूबर 1939 के आखिरी हफ्ते में 4,700 यहूदियों को ट्रेन के जरिए इस इलाके में भेजा गया और इन्हें बुनियादी तौर पर एक खले घास के मैदान में छोड़ दिया गया, जिसमें पानी और बहुत कम खुराक थी। बैरकों का मंसूबा बनाया गया लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ। बहुत से जलावतन अफराद को SS ने सोवियत के ज़ेर कब्जा इलाके में भगाया और दूसरों को आखिरकार करीबी लेबर कैंप में रखा गया। ऑपरेशन को जल्द ही खत्म कर दिया गया, जुज़वी तौर पर इसलिए कि हिटलर ने फैसला किया कि मतलूबा टरने उस वक्त फौजी मकासद के लिए बेहतर तौर पर इस्तेमाल की जाएं। दरी असना हिटलर के तवील अरसे से आबादकारी के मंसूबों के एक हिस्से के तौर पर लाखों नस्ली जर्मनों को अलहाक शुदा इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा तौर पर जनरल हुकूमत में मुंतकिल किया जा रहा था। दिसंबर 1939 को आइकमन को RSHA सब डिपार्टमेंट के सरबराह के तौर पर तफवीज़ किया गया था, जो यहूदियों के उमूर और इन्फिला की निगरानी करता था। हाइडर्च ने आइकमन को अपना खुसूसी माहिर बनाने का ऐलान किया, जो मकबूजा पोलैंड में तमाम जलावतनियों के इंतजामात का इंचार्ज था। इस काम में यहूदियों को जिस्मानी तौर पर हटाने, उनकी जब्त शुदा इमलाक से निमटने, पुलिस एजेंसियों के साथ राब्ताकारी शामिल थी। अपनी तकर्री के चंद दिनों के अंदर एचमैन ने 6 लाख यहूदियों को जनरल गवर्नमेंट में जलावतन करने का मंसूबा बनाया। 4 साला मंसूबे के जिम्मेदार वजीर की हैसियत से अपने किरदार में 24 मार्च 1940 को हरमन गौरनग ने जनरल हुकूमत में मजीद नकलवाओ हमल से मना कर दिया, जब तक कि पहले खुद या फ्रैंक रही, लेकिन असल में तस्वर किए जाने से कहीं ज्यादा सख्त रफ्तार से जंग के आगाज से अप्रैल 1941 तक तकरीबन 63,000 यहूदियों को जनरल गवर्नमेंट में मुंतकिल किया गया। इस अरसे में बहुत सी टरनों में 1/3 तक जलावतन अफराद ट्रांजिट में मर गए। यहूदियों को बड़े शहरों में यहूदी बस्तियों में इस उम्मीद के साथ मुर्तकिज किया गया था कि किसी वक्त इन्हें मशरक से दूर या बैरून मुल्क भी मुंतकिल किया जाएगा। यहूदी की कमी के नतीजे में अमवात की शरह बहुत ज्यादा थी। 15 अगस्त 1940 को एचमैन ने मडागास्कर प्रोजेक्ट जारी किया। 4 साल तक हर साल 10 लाख यहूदियों की मडागास्कर में दोबारा आबादकारी का मुतालबा। जब जर्मनी बरतानिया की जंग में रॉयल एयर फोर्स को शिकस्त देने में नाकाम रहा तो बरतानिया पर हमला खैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जून 1941 में सोवियत यूनियन के हमले के आगाज से ही एक टास्क फोर्सेस ने फौज का ताक़ब करते हुए मुफ्तूहा इलाकों में दाखिल किया और यहूदियों, कमंटरन एहलकारों और कम्युनिस्ट पार्टी के रैंकिंग मेंबरान को पकड़कर हलाक किया। आइकमन उन एहलकारों में से एक था जो अपनी सरगर्मी की बाकायदा तफसीली रिपोर्ट्स हासिल करते थे। जुलाई 31 को जनरल प्लान बराए मशरक ने के तौर पर इस्तेमाल करने या कत्ल करने के लिए साइबेरिया भेजने का मुतालबा किया। हिटलर ने हुक्म दिया कि जर्मनी के ज़ेर इंतजाम यूरोप में तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। फायर ने यहूदियों को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने का हुक्म प्लान को नाफिज करना था।
ताहम दिसंबर में जंग में अमेरिका के दाखिल होने और मॉस्को की जंग में जर्मनी की नाकामी के साथ हिटलर ने फैसला किया कि यूरोप के यहूदियों को जंग के नजर नहीं आ रहा था। आइकमन की निगरानी में बेलेक, सोबीबोर, ट्रबलिंका और दीगर जगहों पर तबाही के कैंपों में तकरीबन फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी शुरू हो गई। नस्लकुशी को हेडरक के इजाज में ऑपरेशन रन हार्ड का नाम दिया गया था, जो जून के अवाइल में पराग में कातिलाना हमले में हलाक हो गए थे। जर्मनी ने 19 मार्च 1944 को हंगरी पर हमला किया। उसी दिन एचमैन वहां पहुंचा और जल्द ही इसके साथ इसके अमले के आला अरकान और एसडीएसएस और सिपो के 5 या 600 अरकान भी शामिल हो गए। हिटलर की तरफ से नाज़िम के लिए ज़्यादा मौजूद हंगरी की हुकूमत की तकर्री का मतलब ये था कि हंगरी के यहूदी, जो उस वक्त तक बुनियादी तौर पर गैर महफूज रहे थे, अब इन्हें ऑशविट्स के हिरासती कैंप में जलावतन कर दिया जाएगा ताकि वो जबरी मशक्क़त के तौर पर काम कर सकें या गैस से भरा जाएं। मैन ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में शुमाल मशरक़ी हंगरी का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लेने के लिए मई में ऑशविट्स का दौरा किया। नेवरमबर्ग ट्रायल्स के दौरान ऑशविट्स हिरासती कैंप के कमांडेंट रूडोल्फ हास ने गवाही दी कि हमलर ने एचमैन से हतमी हल के नफाज के लिए तमाम ऑपरेशनल हदायत हासिल करने को कहा था। हर ट्रेन में 10 से 25% के दरमियान लोगों को जबरी मजदूरों के तौर पर चुना गया था, बाकी को पहुंचने के चंद घंटों के अंदर ही मार दिया गया। बैन-अल-अक़वामी दबाव के तहत हंगरी की हुकूमत ने 6 जुलाई 1944 725 बैन-अल-अक़वामी दबाव के तहत हंगरी की हुकूमत ने 6 जुलाई 1944 725,000 यहूदियों में से 4,37,000 से ज्यादा हलाक हो चुके थे। रुकने के अहकामात के बावजूद आइकमन ने ज़ाती तौर पर 17 और जुलाई 19 को मुतासिरीन की इजाफी ट्रेनों को ऑशविट्स भेजने का इंतजाम किया। आइकमन ने बाद में गवाही दी कि बर्लिन ने इसे मशरक़ी मुहाज पर सर्दी के हालात से निपटने के लिए 10,000 ट्रकों के बदले 10 लाख यहूदियों की हिजरत की इजाज़त दी थी। इस तजवीज़ से कुछ नहीं निकला क्योंकि मग़रिबी इत्तेहादियों ने इस पेशकश पर गौर करने से इनकार कर दिया। जून 1944 में आइकमन रूडोल्फ कस्टन के साथ बातचीत में शामिल था, जिसके नतीजे में 1,684 अफराद को बचाया गया, जिन्हें हीरे, सोना, नकदी और सिक्योरिटीज से भरे 3 सूटकेसों के बदले स्विट्जरलैंड में ट्रेन के जरिए हिफाजत के लिए भेजा गया था। आइकमन नाराजगी में किकर्क बेचर और दीगर यहूदी हिजरत के मामलात में मुलवस हो रहे हैं और हमलर की तरफ से डेथ कैंप में जलावतनी की मुततली से नाराज होकर जुलाई में दोबारा तफवीज़ की दरख्वास्त की। अगस्त के आखिर में उसे एक कमांडो स्क्वाड की सरबराही सौंपी गई थी, जो आगे बढ़ने वाली सुर्ख फौज के रास्ते में रोमानिया के साथ हंगरी की सरहद पर फंसे 10,000 नस्ली जर्मनों के इनखला में मदद करेगी। जिन लोगों को इन्हें बचाने के लिए भेजा गया था, इन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया, इसलिए फौजियों ने सामने के करीब फंसे एक जर्मन फील्ड अस्पताल के अरकान को निकालने में मदद की। उसके लिए आइकमन और नवंबर के दौरान एचमैन ने 10,000 यहूदी मुतासिरीन को खौफनाक हालात में बोडापेस्ट से वियना तक 210 किलोमीटर के फासले पर मार्च करने पर मजबूर करने का इंतजाम किया। 24/1944 आइकमन का घेराव मुकम्मल करने से पहले ही बोडापेस्ट से फरार हो गए। वो बर्लिन वापस आया, जहां उसने महकमा IBB-4 के मुजरिमाना रिकॉर्ड को जलाने का इंतजाम किया। जंग के इख्तितामी महीनों में फरार होने वाले बहुत से दीगर SS अफसरान के साथ रह रहे थे। जब 8 मई 1945 को यूरोप में जंग खत्म हुई, फोर्सेस और SS अफसरान के लिए कई कैंपों में वक्त गुजारने के लिए जाली कागजात इस्तेमाल किए, जिनसे इसकी शनाख्त ऑटो एकमैन के नाम से हुई थी। वो जर्मनी के शहर चाम में काम की तफसील से फरार हो गया। जब उसे मालूम हुआ कि इसकी शनाख्त दरियाफ्त हो गई है, इसने ऑटो हेननगर के नाम से नए शनाख्ती कागजात हासिल किए और अगले कई महीनों में कसरत से नकल मकानी करता रहा। बिलाखिर लोनबर्ग है चला गया। इसे इब्तिदा में जंगलात की सनत में काम मिला और बाद में इसने अलटीनसलजकूत में एक छोटा सा अराजी लीज पर लिया, जहां वो 1950 तक मुकीम रहे। उसने पूरे यूरोप का सफ़र किया, इन खानाकाहों की एक सीरीज में क़याम किया जो महफूज घरों के तौर पर कायम की गई थीं।
वो जून 17, 1950 को बहरी जहाज के जरिए जन्नू से रवाना हुए और जुलाई 14 को ब्यूनस आयर्स पहुंचे। आइकमन इब्तिदाई तौर पर सूबा टक्यूमन में रहता था, जहां वो एक सरकारी ठेकेदार के लिए काम करता था। उसने 1952 में अपने खानदान को भेजा और वो ब्यूनस आयर्स चले गए। इसने मर्सिडीज बेंज में मुलाजमत शुरू की, जहां वो महकमा के सरबराह बन गए। इस खानदान ने 6061 गैरीबाल्डी स्ट्रीट पर एक घर बनाया और 1960 के दौरान वहां मुंतकिल हो गए। एचमैन ने टेप, ट्रांसकरपटस और हाथ से लिखे हुए नोट तैयार किए। जिंदा बच जाने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स 2022 में मंजर आम पर आ गईं। आइकमन ने इतिराफ किया कि वो हकीकत नहीं जानता था कि लाखों यहूदी और दूसरे मारे जा रहे हैं। मुझे ऑशविट्स जलावतन किए गए यहूदियों की कोई परवाह नहीं थी, चाहे वो जिंदा रहे या मर गए। ये फर्क का हुक्म था, यहूदी जो काम करने के काबिल थे वो काम करेंगे और जो नहीं थे इन्हें हतमी हल के लिए भेजा जाएगा। शासन ने इस से पूछा, जब आप हतमी हल कहते हैं तो क्या आपका मतलब ये है कि इन्हें खत्म कर दिया जाए? 2022 में इसराइली The Devil's Confession, The Lost Eichmann Tapes Sasson टेप्स हैं। यारियो मौजर की हिदायतकारी और कोबी सीट की तरफ से तैयार करदा दस्तावेजी फिल्मी जर्मन में बात करने वाले एचमीन के इक्तिबासात को पेश किया गया था। हॉलोकास्ट से बच जाने वाले कई अफराद, उनमें से यहूदी नाजी शिकारी साइमन वेसेनेथल ने खुद को एचमैन और दीगर नाज़ीम की तलाश के लिए वक्फ कर दिया। वेजिनेथल को 1953 में इन्हें दिखाए गए एक खत से मालूम हुआ कि एचमैन को ब्यूनस आयर्स में देखा गया था और इसने ये मालूमात 1954 में वियना में इसराइली कौंसल खाने तक पहुंचाई। एचमैन के वालिद का 1960 में इंतकाल हो गया और वेसेनेथल ने नजरी जासूसों के लिए इंतजामात किए कि वो खुफिया तौर पर अराकीन की तस्वीर कुशी करें। खानदान के उसकी बेटी सिल्विया ने 1956 में क्लाउस एचमैन नामी एक शख्स से डेटिंग शुरू की, जिसने अपने वालिद के नाजी कारनामों पर फख्र किया और हरमन ने मगरबी जर्मनी की रियासत हेसे के प्रोसिक्यूटर जनरल फरटस बाउर को आगाह किया। हरमन ने फिर अपनी बेटी को फीकट फाइनडनग मिशन पर भेजा। इसकी मुलाकात दरवाजे पर खुद एचमैन ने की, जिसने कहा कि वो क्लाउस का चचा है। ताहम क्लाउस कुछ ही देर बाद पहुंचा और एचमैन को बाप कहकर मुखातब किया। 1957 में बाउर ने जाती तौर पर ये मालूमात मोसाद के डायरेक्टर असर हेरल को दी, जिन्होंने ऑपरेटिव को निगरानी का काम सौंपा, लेकिन इब्तिदाई तौर पर कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बाउर को जर्मन पुलिस या कानूनी निज़ाम पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने बराह रास्त इसराइली हुक्काम से रुजू करने का फैसला किया। मजीद बरं जब बाउर ने जर्मन हुकूमत से आइकमन को अर्जेंटीना से हवाले करने का मुतालबा किया तो इन्होंने फौरी तौर पर फराहम करने के 12 साल बाद 1971 में इनाम दिया था। जर्मन माहिर अर्जियात गेरहार्ड कलीमर ने 1950 की दुहाई के अवाइल में बाउर को एचमैन का पता और तस्वीर फराहम की। कलीमर की शनाख्त सिर्फ 2021 में जाहिर हुई थी। इसराइली वजीर आजम डेविड बेन गौरीवन ने फैसला किया कि एचमैन को गिरफ्तार करके मुकदमे के लिए इसराइल लाया जाए। हेरल मई 1960 में गिरफ्तारी की निगरानी के लिए पहुंचा। मोसाद के ऑपरेटिव रफ़ी ऐतान को एचमैन टीम का लीडर नामजद किया गया, जिनमें से ज्यादातर शिनबीट के एजेंट थे। टीम ने 11 मई 1960 को सान फर्नांडो में गैरीबाल्डी स्ट्रीट पर वाक़े इसके घर के करीब से एचमैन को पकड़ लिया। इन्होंने इसे उस वक्त पकड़ने का मंसूबा बनाया जब वो बस स्टॉप से अपने घर की तरफ एक खुले मैदान के पास जा रहा था। मोसाद के एजेंट पीटर मालिकन ने इससे मंगनी की, उससे हस्पानवी में पूछा कि क्या इसके पास एक लम्हा है। आइकमन खौफजदा था और वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन मोसाद के 2 और आदमी मालिकन की मदद के लिए आए। तीनों ने एचमैन को जमीन पर किश्ती मारी और एक जिद्दोजहद के बाद उसे एक कार में ले गए, जहां इन्होंने उसे कंबल के नीचे फर्श पर छुपा दिया। आइकमन को मोसाद के कई महफूज घरों में से एक में ले जाया गया जो टीम ने कायम किए थे। दोहरी जांच और तस्दीक की गई। मई 20 की आधी रात के करीब एक इसराइली डॉक्टर ने आइकमन को बेहोश कर दिया, जो मोसाद की टीम का हिस्सा था और फ्लाइट अटेंडेंट का लिबास पहना हुआ था। इसे अर्जेंटाइन से उसी एल अल्बर्सटूल बर्तानिया तैयारे पर स्मगल किया गया था, जो कुछ दिन पहले इनकलाब मई की 150वीं सालगिरह की सरकारी तकरीब में इसराइल के वफद
को लेकर गया था। वो मई 22 को इसराइल पहुंचे और बेन गोरिवन ने अगली सेखा कनीसत में अपने कब्जे का ऐलान किया। अर्जेंटाइन में अगुआ की खबरों को इंतहा पसंद अनासिर पड़ा। अर्जेंटाइन ने इसराइल के साथ नाकाम मुज़ाकरात के बाद जून 1960 में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फौरी मुख्तार हुकूक की खिलाफ वर्जी समझते थे। आने वाली बहस में इसराइली नुमाइंदे और बाद में वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर ने दावा किया कि अगवा करने वाले इसराइली एजेंट नहीं बल्कि नजशी अफराद थे, यानी ये वाक़या अर्जेंटाइन के कानून की सिर्फ 3 करते हुए लेकिन तनाज़ा को ख़त्म करने पर इत्तिफ़ाक़ किया। इसराइली अदालत ने फैसला दिया कि एचमैन की गिरफ्तारी के हालात का इसके मुकदमे की कानूनी हैसियत पर कोई असर नहीं है। एचमैन को इंसानियत के खिलाफ जुराइम, जंगी जुराइम, यहूदियों के खिलाफ जुराइम और एक मुजरिमाना तंजीम में रुकनीत के 15 इल्ज़ामात पर सज़ा सुनाई गई। जजों ने इसे ज़ाती तौर पर किसी को कत्ल करने और डेथ स्क्वाड की सरगर्मियों की निगरानी और कंट्रोल करने का मुजरिम करार नहीं दिया। इसे जलावतनी की टरनों में सवार होने वाले खौफनाक हालात और इन टरनों को भरने के लिए यहूदियों को हासिल करने के लिए जिम्मेदार समझा जाता था। यहूदियों के खिलाफ जुराइम के मुर्तकिब होने के अलावा इसे पुलिस सलूविनस और रूमा के खिलाफ जुराइम के लिए सजा सुनाई गई। मजीद बरहम आइकमन को 3 तंजीमों में रुकनीत का कसूरवार पाया गया जिन्हें नेवरमबरग ट्रायल्स में मुजरिम करार दिया गया था, गेस्टापो, एसडी और एसएस। सजा पर गौर करते वक्त जजों ने ये नतीजा अख्ज़ किया कि आइकमन महज अहकामात की पैरवी नहीं कर रहा था बल्कि नाज़ी काज पर दिल से यकीन रखता था और नस्लकुशी का कलीदी मुर्तकिब था। 15 दिसंबर 1961 को एचमैन को फांसी देकर मौत की सजा सुनाई गई। आइकमन को मई 31 की आधी रात को रमला की एक जेल में फांसी दी गई थी। इसमें कदरे ताख़ीर हुई और 1 जून 1962 की आधी रात को चंद मिनट बाद फांसी दी गई। फांसी में हुक्काम के एक छोटे से ग्रुप ने शिरकत की। 4 सहाफ़ियों और कनेडियन पादरी विलियम लॉवल हिल, जो जेल में रहते हुए एचमैन के रूहानी मुशीर रहे थे, उनके आखिरी अल्फाज बताए गए। जर्मनी जिंदाबाद, अर्जेंटाइन जिंदाबाद, ऑस्ट्रिया जिंदाबाद। ये वो 3 ममालिक हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा जड़ा हुआ हूँ और जिन्हें मैं नहीं भूलूंगा। मैं अपनी बीवी, अपने खानदान और अपने दोस्तों को सलाम करता हूँ। मैं तैयार हूँ। हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे, जैसा कि तमाम मर्दों का मुक़द्दर है। मैं खुदा पर यकीन करके मरता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको तारीख का ये सियाह बाब पसंद आया होगा और वर्ल्ड वॉर 2 की होलनाकीम का कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे स्टोरी टाइम चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।